हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने ये पढ़ा था ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसका हमने ये रिलेशन निकाला था दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वेयर आई इज करंट, एन इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन, ए इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड वी डी इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चीज़ें आज हम जो चीज़ करने वाले हैं दैट इज़, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको आ सकता है ड्राइव द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कल वाले चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये पढ़ा था दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। वी इसके सबस्क्रिप्ट में है डी, तो ये मेरे पास है। और यहाँ पे आएंगे हम रिलेशन पे, पर पहले उससे एक चीज़ हमें करनी है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है और वेरिएबल इसका क्रॉस सेक्शन है, ऐसे वायर है ऐसे, जिसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कम हो जाता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे VD1 है और यहाँ पे VD2 है। तो देखिए इस रिलेशन से, देखिए जब भी किसी वायर में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करता है तो उसमें करंट सेम रहता है, करंट रिमेन्स सेम। ऐसे तो नहीं कि अगर वायर मान लीजिए कि कहीं से वायर पतली होगी, ऐसी वायर है, कहीं से वायर ऐसे पतली होगी तो करंट कम हो जाएगा। करंट नहीं कम होता, करंट सेम रहता है। और नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स भी नहीं चेंज होते। ई चार्ज तो चेंज हो नहीं सकता। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होना है तो वीडी को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसी बात है जब आप पाइप में पानी फ्लो कर रहा है और आपको पानी दूर भेजना है तो आप क्या करते हो उसमें तो आप उसका मुंह दबा देते हो पाइप का आगे से, तो पानी दूर तक बहता है और तेज़ी से फ्लो करता है। सिमिलर इसमें होता है, जब भी एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। व्हेन एरिया डिक्रीजेस, जब एरिया डिक्रीज करता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करती है। दिस इम्प्लाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 इज ग्रेटर देन VD1। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2 इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1, ठीक है। ये बताना था मेरे को, ये एक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आएगा और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन की तरफ, ठीक है। तो ड्राइव करते हैं हम रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सपोज ये मेरे पास ऐसे कंडक्टर है ऐसा, और इसकी लेंथ मान लीजिए L मान लेते हैं हम, इसकी लेंथ है L, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है, ये V और ये 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू V अपॉन L। V इज इक्वल टू ED होता है ना, तो D इज ये डिस्टेंस। अच्छा, इससे पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी है, दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा, एंड दिस इज़ मीन फ्री पाथ बोलते हैं इसको, मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से चलता है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, दूसरे किसी एटम से टकराता है और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देता है और वो फिर आगे ले जाता है। तो इसमें बहुत सारी कोलिजन्स होती हैं। तो मीन फ्री पाथ क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ चार्ज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जैसे मान लीजिए ये और ये दो पॉइंट हैं,
ए और बी, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है यहाँ से किसी एटम के साथ टकराने के बाद वो चलता है और जाके इससे टकराता है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड लैम्डा एंड दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। दूसरी चीज़ है इसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ चार्ज टाइम टेकन by a charge between two successive collisions। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में जो टाइम लगा उसे हम टाउ से लिखते हैं, टाउ। तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास आ गई लैम्डा बाई टाउ, ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज बैठा है E, ठीक है, तो उस पर फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स होती है हमारे पास, इस पे लगने वाली फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स होती है क्यू ई, और E कितना है? V बाई एल, तो क्यू V बाई एल ये फोर्स है मेरे पास। और फोर्स मेरे पास एक्सेलरेशन अगर मेरे को लिखनी हो इसकी, चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? क्यू V बाई एम एल। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? क्यू V बाई एम एल, ये मेरे पास एक्सेलरेशन। m इज मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो मैं इधर दूसरे पेज पे लिखता हूँ, हमें मीन फ्री पाथ का पता चल गया, हमें रिलैक्सेशन टाइम का पता चल गया। अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लिखनी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो उस पे फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? क्यू ई बाई एम, वेयर ई इज इक्वल टू वी बाई एल। अगर जरूरत पड़ी तो हम ये भी लिख लेंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने लैम्डा बोला, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इधर जो चल रहा है पार्टिकल उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, और इनिशियल वेलोसिटी u को मैं ज़ीरो मान रहा हूँ, ठीक है, u को ज़ीरो मान रहा हूँ कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ। s इज लैम्डा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आ गया q e बाई एम इंटू टी। टी क्या है मेरा? टाउ। यहाँ पे टाइम कितना लगता है? टाउ। तो ये मेरे पास लैम्डा और टाउ का रिलेशन आ गया। अब मैं दोनों तरफ टाउ से डिवाइड करता हूँ, तो लैम्डा बाई टाउ इज इक्वल टू क्यू ई बाई टू एम इंटू टाउ। तो एक टाउ को मैंने नीचे भेज दिया, और ये चीज़ क्या है? वी डी। वी डी मैंने बताया था आपको, लैम्डा बाई टाउ को हम क्या बोलते हैं? वी डी। तो ये मेरे पास क्या चीज़ है? वी डी, ठीक है। अभी मेरे पास वी डी का रिलेशन आ गया, वी डी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ अपॉन टू एम, ठीक है। तो ये वी डी का रिलेशन है मेरे पास। और E को मैं और भी लिख सकता हूँ, वी डी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी डी इज इक्वल टू क्यू ई। ई क्या चीज़ है? E इज वी बाई एल, तो वी टाउ बाई टू एम इंटू एल, ये भी एक वी डी का रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब यही चीज़ मैं, जो हमारा प्रीवियस रिलेशन है फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज या फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो वी डी की मैं ये इक्वेशन पुट करता हूँ यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ गया क्यू वी टाउ अपॉन टू एम एल, ठीक है। Q की जगह में मेरे को E लिखना चाहिए, बेसिकली E, क्योंकि वो चार्ज है ना, तो ये स्मॉल e लिखना चाहिए यहाँ पे भी, हर जगह इसको Q को E कर लीजिए, क्योंकि E इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने माना है। तो मेरे पास आ गया एन ई स्क्वायर ए टाउ स्क्वायर वी अपॉन टू एम एल, ये मेरे पास I आ गया।
आई इज इक्व टू एन ई स्क्वायर ए, टाउ स्क्वायर नहीं है, टाउ अकेला है, टाउ, और ये वी, V is the potential difference between two ends of a conductor is upon 2 ml। अब इसको ध्यान से देखो, इसको मैं I is equals to, और यहाँ पे मैं V की वैल्यू निकालता हूँ, V is equals to 2 ml I upon n e स्क्वायर a इंटू टाउ, ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब ये जो इक्वेशन है इसको आप रिलेट कीजिए फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ये सब इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्व टू आई आर होता है, और इस इक्वेशन को 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। दिस इम्प्लाइज ये जो चीज़ है 2 ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये R हो गया। दिस इम्प्लाइज 2 ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, दिस इज इक्व टू R, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस बताइए उसकी, ये वाली चीज़। अब देखिए जो रेजिस्टेंस है, हमने पढ़ा है दैट रेजिस्टेंस R इज इक्व टू रो L अपॉन A होता है, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी जो कि चेंज नहीं होती लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करने से। इसीलिए अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी गिवन होती है। इसकी भी मैं कहानी और समझाता हूँ आपको रेजिस्टिविटी की। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टिविटी की यहाँ से वैल्यू अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आप इसको टाउ 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को पुट कर दोगे तो R इज इक्व टू रो L अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रेजिस्टिविटी है, और इसके यूनिट्स हैं जो वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम, आप सब जानते हो इसको, ओम ऐसे लिखते हैं। और रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं ओम मीटर, इसके ये यूनिट्स होते हैं रेजिस्टिविटी के। अब रेजिस्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए मान लीजिए कि एक बंदा है और इसकी एक कंपनी है, ये कंपनी चलाता है, ये इस बंदे को ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रजिस्टर बना के देता है इसको। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मतलब ये एक रॉड लेता है लोहे का, उसका एरिया उसकी लेंथ सेट करके इसको भेजता है और ऊपर इसके चिट लगा देता है कि ये भाई इतनी रेजिस्टेंस का ये कंडक्टर है, तो ये लेता है। और कई बार क्या होता है कि रास्ते में रॉड टूट जाती हैं तो ये वापस भेज देते हैं, तो इनका नुकसान होता है। तो इस बंदे का बच्चा है जो, वो बड़ा हो गया, उसने फिज़िक्स पढ़ी, उसने अपने पापा को बोला कि पापा आप ऐसे कीजिए, एक फैक्टर होता है ये रेजिस्टिविटी, आप जस्ट रेजिस्टिविटी लिख के किसी भी रॉड पे आप उस पे रो की वैल्यू लिख के उसको भेज दीजिए, और उसको बोलिए कि आप ये फॉर्मूला देखिए, और इसमें जब आप L और A की वैल्यू डालोगे, जितना भी आपको लेंथ काटनी है रॉड की काट लीजिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाना है बना लीजिए, इसको काट के जो भी बनाना है बना लीजिए, और अकॉर्डिंगली आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका काम आसान हो गया। इसीलिए यही हम करते हैं हर बार, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकती है क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। अगर आप रॉड की लेंथ लंबी कर दोगे खींच के तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, रेजिस्टिविटी की, और रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब 1/R क्या होता है, 1/R इज कंडक्टेंस, 1/R इज कंडक्टेंस, और इसके यूनिट होते हैं महो, और इसको बनाते भी ऐसे हैं, ओम को ऐसे बनाते हैं। और 1/ρ दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, 1/ρ इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी।
और इसके यूनिट होते हैं महो पर मीटर। ठीक है, तो होप आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस समझ आया होगा, रेजिस्टिविटी समझ आई होगी। अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ। जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और जो रेजिस्टिविटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है बॉडी की, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने जो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ। जो मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था 2 ml अपॉन n ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। और उसमें से फॉर्मूला में से अगर आप ये चीज़ देखोगे, ये चीज़, तो दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी रो। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज़ इक्वल टू 2m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ, ये चीज़ होती है। ठीक है, और दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सब कुछ मैंने इसके यूनिट वगैरह के बारे में बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल डायमेंशंस। ठीक है, मटेरियल कैसा है, रेजिस्टेंस इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि n क्या है। n मटेरियल चेंज करने से चेंज हो जाएगा, टाउ मटेरियल चेंज करने से चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन मटेरियल डायमेंशंस, टेम्परेचर एंड, टेम्परेचर पे हम बात करेंगे अच्छी तरह से, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी क्या मैटर करता है। हाँ, वो भी मैटर करता है रेजिस्टेंस के लिए। और जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशंस कुछ भी हों उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली, इस पे भी हम बात करेंगे टेम्परेचर पे अच्छी तरह से। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की कहानी आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करते हैं। ठीक है, या उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा सा क्वेश्चन। सपोज अ वायर हैविंग लेंथ L, एक वायर है उसकी लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A है एंड उसकी रेजिस्टेंस R है। इफ़, यहाँ पे लिख लो साथ में, एंड रेजिस्टेंस R, एंड जो रेजिस्टेंस उसकी R है, इफ़ L इज़ मेड टू टाइम्स फाइंड चेंज इन रेजिस्टेंस, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो होप आप सब ने ये 10th में भी किया होगा। तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है दैट R इज़ इक्वल टू, मटीरियल तो सेम है तो रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A। ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी, ये क्या थी, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अगर हमने उसकी लेंथ दुगनी कर दी, ठीक है, इफ़ L इज़ मेड टू टाइम्स, अगर हमने जो L है उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 2L कर दिया, तो क्या चीज़ सेम रहेगी उसकी सेम रहेगी वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो मतलब इसका कि लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू न्यू लेंथ इंटू न्यू एरिया, वो कांस्टेंट रहेगा। तो लेंथ L इंटू ए इज़ इक्वल टू, L डैश को हमने क्या कर दिया 2L, और A डैश का हमें पता नहीं है तो A डैश हमें निकालना पड़ेगा। तो A डैश क्या आ गया मेरे पास, L इंटू ए अपॉन 2L, तो L ने L को मार लिया तो मेरे पास आ गया A/2। इसका मतलब एरिया उसका आधा रह गया। तो R डैश
इज इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस, ये न्यू रेजिस्टेंस आ गई आर डैश। दिस इम्प्लाइज आर डैश इज इक्वल टू रो तो नहीं चेंज होगी, लेंथ नहीं अपॉन एरिया नया, तो रो लेंथ कितनी है 2L अपॉन एरिया ए डैश कितना है A/2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 रो L अपॉन ए, ये मेरे पास नई रेजिस्टेंस आ गई। हमें चाहिए परसेंटेज चेंज, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस है मेरे पास डेल्टा आर, तो डेल्टा आर को क्या मैं लिखूंगा, ये मेरे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 4R हो गया, ठीक है। रो L अपॉन ए तो हमने ये R माना था, तो ये 4R माइनस R तो आ गया 3R। तो व्हाट इज़ परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, दैट इज़ डेल्टा आर अपॉन ओरिजिनल आर इंटू 100, तो मेरे पास आ गया 3R अपॉन R इंटू 100, तो दैट इज इक्स टू 300%। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही ये लेंथ 4 टाइम हो सकती है, 5 टाइम हो सकती है, एरिया आधा हो सकता है, R दुगनी हो सकती है, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, बट कॉन्सेप्ट यही रहता है कि उसकी वॉल्यूम सेम रहती है, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करता हूँ, दैट रेजिस्टेंस चेंजेस व्हेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंजेस, फ्लो ऑफ करंट चेंजेस, फ्लो ऑफ करंट चेंजेस। तो देखिए कैसे चेंज होता है। मान लीजिए कि मेरे पास सपोज ये मेरे पास एक रॉड है, तो इसमें अगर इस डायरेक्शन में करंट बहता है तो रेजिस्टेंस कुछ और मिलेगी, अगर ऐसे करंट बहता है तो कुछ और मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये मैटर करता है। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक क्यूब है, ऐसा क्यूब है, और जिसकी साइड्स हैं A, B और C, ऐसे। मान लीजिए ये साइड है जो वो A है, ये साइड है जो वो B है, ये साइड है जो वो C है, ठीक है। और अगर ऐसे करंट फ्लो करता है और इसकी रेजिस्टिविटी हमें गिवन है रो, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, और लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी A अपॉन एरिया, एरिया कितनी है ये B इंटू सी, तो BC। और अगर करंट ऐसे फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसको R1 कहते हैं, इसको सपोज R2 कह देते हैं, तो मेरी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी रो, लेंथ कितनी होगी, अब लेंथ हो जाएगी मेरी C, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अपॉन AB। ऐसे ही R3 मतलब ऐसे करंट फ्लो करता है पीछे की तरफ, तो लेंथ कितनी आ जाएगी B, तो रो B अपॉन AC, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला। तो इसीलिए किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस चीज़ पे भी ये रेजिस्टेंस इसकी मैटर करती है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।